आज की इस गहन चर्चा में हम कुछ बहुत ही दिलचस्प और ऐतिहासिक पन्नों को पलटने वाले हैं। बिल्कुल, और ये पन्ने हमें मानव सभ्यता के बिल्कुल शुरुआती दिनों में ले जाते हैं। हाँ, मतलब एक तरह से देखा जाए तो सुनने वालों के लिए ये किसी टाइम मशीन में बैठकर अतीत में जाने जैसा है। सही कहा आपने। जहाँ सुराग या तो मिट्टी के नीचे दबे हैं या फिर किसी पुराने पेड़ की छाल पर छिपे हुए हैं। हाँ। आज का हमारा जो मुख्य उद्देश्य है या कह लें इस विश्लेषण का जो मिशन है वो बहुत स्पष्ट है। जी। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हजारों साल पहले इस उपमहाद्वीप में लोग आखिर कैसे रहते थे, हमारे देश का नाम कैसे पड़ा, और सबसे बड़ी बात कि इतिहासकारों ने एक जासूस की तरह इन रहस्यों को कैसे सुलझाया। मुझे लगता है कि ये विषय इसलिए भी इतना आकर्षक है क्योंकि ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि क्या हुआ, तो और क्या है इसमें? ये मुख्य रूप से कैसे और क्यों के बारे में है। हम अक्सर सोचते हैं कि अतीत बस एक कहानी है, एक सीधी सी टाइमलाइन। लोग अक्सर यही मानते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। अतीत कई अलग अलग कहानियों और अनुभवों का एक पूरा ताना बाना है। बिल्कुल। और चलिए इसी ताने बाने को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अगर हम शुरुआत से शुरू करें तो आरंभिक मानव और खेती के विकास की बात आती है। हाँ, जो कि एक बहुत बड़ा मोड़ था मानव इतिहास में। मैंने स्रोत में एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य पढ़ा। लगभग 8000 साल पहले उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के आसपास लोगों ने सबसे पहले खेती करना शुरू किया। और उन्होंने गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाना शुरू किया था। बिल्कुल। और साथ ही भेड़ और बकरी जैसे जानवरों को पालतू भी बनाया। मतलब सोचने वाली बात है कि ये कितना बड़ा बदलाव रहा होगा। अगर हम इसका विश्लेषण करें तो ये एक खानाबदोश शिकारी जीवन से एक स्थायी ग्रामीण जीवन की ओर पहला बड़ा कदम था। जब आप खेती करते हैं तो आपको बीजों की देखभाल करनी पड़ती है। फसल पकने तक आपको महीनों एक ही जगह रुकना पड़ता है। मतलब आप रातों रात अपना बोरिया बिस्तर बांधकर निकल नहीं सकते। बिल्कुल नहीं। और इसी स्थायीपन ने मानव समाज की पूरी नींव ही बदल दी। वैसे सिर्फ उत्तर पश्चिम ही नहीं, गारो पहाड़ियों और मध्य भारत की विंध्य पहाड़ियों में भी कृषि का बहुत विकास हुआ। हाँ, स्रोत में ये भी बताया गया है कि विंध्य के उत्तर में सबसे पहले चावल उपजाया गया था। सही कहा। और जहां जहां ये स्थायी बस्तियां बसने लगी वहां पानी का महत्व बहुत बढ़ गया। और पानी से मुझे याद आया, नदियों के किनारे जो नगरों का विकास हुआ वो बहुत ही अहम हिस्सा है इस कहानी का। जी। अगर हम लगभग 4700 वर्ष पूर्व की बात करें तो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास कुछ बहुत ही बेहतरीन आरंभिक नगर फले फूले। क्योंकि नदियां न सिर्फ सिंचाई के लिए पानी देती थीं, बल्कि वे व्यापार और यात्रा का भी सबसे आसान रास्ता होती थी। बिल्कुल। और इसके काफी समय बाद, मतलब लगभग 2500 वर्ष पूर्व, गंगा और उसकी सहायक नदी सोन के आसपास भी नगरों का बड़ा विस्तार हुआ। और यहीं पर मगध जैसे शक्तिशाली साम्राज्य का उदय हुआ। हाँ, मगध जो वर्तमान में बिहार का हिस्सा है, वो इतना शक्तिशाली कैसे बन गया था? देखिए, मगध गंगा और सोन नदियों के संगम पर था। इससे उन्हें सामरिक और आर्थिक दोनों तरह के बड़े फायदे मिले। वहां के शासकों ने एक बहुत ही विशाल राज्य स्थापित कर लिया था। लेकिन इन सब के बीच एक और बात जो बहुत हैरान करती है वो है उस समय के लोगों की यात्राएं। यात्राएं तो हमेशा से मानव स्वभाव का हिस्सा रही हैं। हाँ, पर जरा सोचिए, हजारों साल पहले जब ना कोई सड़कें थी ना गाड़ियां, हिमालय जैसे ऊंचे पहाड़, विशाल रेगिस्तान और भयंकर समुद्र। जोखिम तो बहुत था। बहुत ज्यादा जोखिम था। फिर भी लोग यात्राएं करते थे, आजीविका के लिए या व्यापार के लिए। कुछ लोग धार्मिक सलाह देने के लिए भी गांव-गांव घूमते थे। और अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो इन जोखिम भरी यात्राओं ने ही हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को इतना समृद्ध बनाया है। वो कैसे? क्योंकि जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो वे अपने साथ अपनी भाषा, अपना संगीत और अपने विचार भी ले जाते थे। लोगों को एक दूसरे के तौर तरीके जानने का मौका मिला। मतलब ये उस दौर का इंटरनेट या सोशल मीडिया था जो लोगों को जोड़ रहा था। एकदम सही तुलना है। और इन्हीं यात्राओं और भाषाई लेनदेन से जुड़ी एक बहुत ही रोचक कहानी है हमारे देश के नामों की। हाँ, इंडिया और भारत की कहानी। बिल्कुल। बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होता कि इंडिया शब्द आखिर आया कहां से। स्रोत में बहुत ही रोचक अंदाज में बताया गया है कि इंडिया शब्द असल में इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में हम सिंधु कहते हैं। जी। तो हुआ ये कि लगभग 2500 साल पहले उत्तर पश्चिम की तरफ से ईरानी और यूनानी लोग यहाँ आए। और उन्हें सिंधु नदी के बारे में पता था। हाँ, पर उनके उच्चारण में थोड़ा फर्क था। उन्होंने इसे हिंदोस या इंडोस कहना शुरू कर दिया। और इसी नदी के पूर्व में जो भूमि थी उसे उन्होंने इंडिया कह दिया। सोचिए, एक बाहरी उच्चारण से एक इतने बड़े उपमहाद्वीप को उसका नाम मिल गया। अरब नाम की क्या कहानी है? भरत नाम का प्रयोग शुरुआत में केवल उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक विशेष समूह के लिए होता था। अच्छा, मतलब शुरुआत में ये पूरे देश का नाम नहीं था? बिल्कुल नहीं। इस समूह का स्पष्ट जिक्र ऋग्वेद में मिलता है।
जो करीब 3500 साल पुरानी संस्कृत की कृति है। बाद में समय के साथ इसी भरत नाम का इस्तेमाल पूरे देश के लिए होने लगा। एक छोटे से समूह की पहचान पूरे राष्ट्र की पहचान बन गई। ये सच में हैरान करने वाला है, पर यहाँ मेरे मन में एक स्वाभाविक सा सवाल आता है। बताइए। हम 3500 साल पुरानी या 4700 साल पुरानी बातें इतनी स्पष्टता से कर रहे हैं, पर हमें यह सब पता कैसे चलता है? इसके लिए हमें उन इतिहासकारों और पुरातत्वविदों का शुक्रिया अदा करना चाहिए जो इतिहास के जासूसों की तरह काम करते हैं। जासूस, ये शब्द मुझे बहुत पसंद आया। स्रोत में पांडुलिपियों का जिक्र है, जिन्हें हम मैन्युस्क्रिप्ट्स भी कहते हैं। हाँ, क्योंकि वे हाथ से लिखी जाती थीं। लैटिन में मनु का मतलब ही हाथ होता है। पर कागज तो उस वक्त था नहीं। तो ये ताड़ के पत्तों पर लिखी जाती थीं। या फिर हिमालय में एक खास पेड़ उगता है, भूर्ज नाम का। भूर्ज पेड़ की छाल से बने भोजपत्र पर मैंने पढ़ा है इसके बारे में। जी, लेकिन इनके साथ एक बहुत बड़ी समस्या थी। कीड़े लग जाना। बिल्कुल, पत्तों और छाल से बनी होने के कारण कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया। बहुत सी तो समय के साथ पूरी तरह नष्ट हो गईं। ये सोचकर ही कितना अफसोस होता है कि कितना सारा ज्ञान हमेशा के लिए मिट गया होगा। हाँ, लेकिन जो बची रह गईं, वो आज भी मंदिरों और विहारों में सुरक्षित रखी हैं। और इनमें किस तरह की जानकारी मिलती है? इनमें धर्म और मान्यताओं के अलावा राजाओं के जीवन और औषधियों पर बहुत कुछ लिखा है, विज्ञान पर भी। और भाषा कौन सी होती थी इनमें? मुख्य रूप से संस्कृत, प्राकृत और तमिल भाषा का प्रयोग मिलता है। प्राकृत उस समय आम लोगों की भाषा हुआ करती थी। ये तो हुई पांडुलिपियों की बात, पर इतिहास जानने का एक और बहुत मजबूत तरीका है, अभिलेख, जिन्हें इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। बिल्कुल, जो कठोर सतहों पर लिखे जाते थे, पत्थर या धातु जैसी सतहों पर, ताकि वो लंबे समय तक टिके रहें। और शासक अक्सर अपने आदेश या अपनी जीतों का लेखा जोखा इन अभिलेखों पर उकेरवाते थे। स्रोत में अफगानिस्तान के कंधार से मिले एक अभिलेख का बहुत अच्छा उदाहरण है। अशोक का अभिलेख। जी, 2250 साल पुराना है वो। और दिलचस्प बात यह है कि वो 2 अलग-अलग लिपियों में है, यूनानी और आरामेक। इससे पता चलता है कि शासक अपनी बात को अलग अलग भाषा बोलने वाली प्रजा तक पहुंचाना चाहते थे। लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। वो क्या? यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि राजा महाराजा तो अपनी जीतों का रिकॉर्ड कठोर पत्थरों पर लिखवा लेते थे, उनके पास साधन थे। लेकिन आम लोग जैसे साधारण शिकारी, मछुआरे या छोटे किसान, क्या वे अपने जीवन का कोई रिकॉर्ड रखते थे? शायद नहीं। वो तो अपने रोजमर्रा के संघर्षों में ही उलझे रहते होंगे। बिल्कुल, और इसीलिए इतिहास की जो किताबें बनती हैं उनमें एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है। वो केवल राजाओं का इतिहास बनकर रह जाता है। तो फिर आम आदमी के इतिहास को कैसे खोजा जाता है? यहीं पर पुरातत्व विज्ञान यानी आर्कियोलॉजी का असली काम शुरू होता है। खुदाई करके चीजें खोजना। हाँ, पुरातत्वविद पुरानी इमारतों के अवशेष, पत्थर और ईंटों का अध्ययन करते हैं। और मैंने सुना है कि वो खुदाई में मिले बर्तनों और सिक्कों को भी बहुत बारीकी से जांचते हैं। जी, स्रोत में 4700 साल पुराने मिट्टी के बर्तनों और 2500 साल पुराने चांदी के सिक्कों का जिक्र है। इनकी बनावट से अर्थव्यवस्था और शिल्प का पता चलता है। और सिर्फ यही नहीं, वे जानवरों, चिड़ियों और मछलियों की हड्डियां भी खोजते हैं, ताकि ये पता चल सके कि लोग खाते क्या थे। जले हुए अन्न के दाने या लकड़ी के टुकड़े बहुत अहम सुराग होते हैं। मतलब सच में ये तो किसी क्राइम सीन की फोरेंसिक जांच करने जैसा ही है। हर छोटी से छोटी चीज एक कहानी सुना रही है। बिल्कुल, और इन्हीं अलग अलग सुरागों को जोड़कर एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट सामने आता है। अगर आपने स्रोत की किताब के नाम पर गौर किया हो तो वो है हमारे अतीत। हाँ, हमारे अतीत। अतीत शब्द को बहुवचन में इस्तेमाल किया गया है। यही मेरा अहा मोमेंट था। ये बहुवचन का प्रयोग कोई गलती नहीं है, ये जानबूझकर किया गया है। इसका मतलब ये है कि सबका अतीत एक जैसा नहीं था। एकदम सही। उदाहरण के लिए अंडमान द्वीप को ही ले लीजिए। वहाँ आज भी और हजारों साल पहले भी लोग मुख्य रूप से मछली पकड़कर या जंगल से फल फूल इकट्ठा करके अपना जीवन चलाते थे। और दूसरी तरफ शहर में रहने वाले लोग या मगध जैसे बड़े साम्राज्य का कोई राजा, उसका जीवन बिल्कुल अलग था। वो लोग भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर थे और व्यापार या प्रशासन चलाते थे। इसीलिए इतिहासकार जब इन स्रोतों का अध्ययन करते हैं तो वे किसी एक अतीत का नहीं बल्कि अलग अलग समूहों के अतीतों का पुनर्निर्माण करते हैं। ये बहुत ही गहरी बात है। पर जब हम इन अलग अलग अतीतों को जोड़ते हैं तो हमें एक समय रेखा या टाइमलाइन की जरूरत पड़ती है। तिथियों का गणित समझना इतिहास के लिए बहुत जरूरी है। अक्सर लोग बीसी और एडी को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि 8000 साल पहले या 4700 साल पहले को गिनने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है ना, जो कि ईसा मसीह के जन्म का वर्ष माना जाता है। जी, उनके जन्म से पहले के समय को बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है, और जन्म के बाद के समय को एडी यानी एनो डोमिनी। लेकिन आजकल एक नई और अधिक समावेशी प्रणाली का इस्तेमाल बढ़ गया है। बीसी की जगह बीसीई यानी बिफोर कॉमन एरा, और एडी की जगह सी यानी कॉमन एरा। बिल्कुल, ताकि इतिहास को किसी एक विशेष धर्म के चश्मे से न देखा जाए। ये एक बहुत ही तार्किक ढांचा है, लेकिन इन सब में एक बहुत बड़ी पहेली अभी भी बाकी है।
आप अज्ञात लिपियों को पढ़ने की बात कर रहे हैं ना? जी बिल्कुल। सोचिए हमें खुदाई में कोई पत्थर मिला जिस पर कुछ लिखा है, लेकिन हमें वो भाषा ही नहीं आती। तो वो सारी मेहनत बेकार है। हाँ, तो इस चर्चा के अंत की ओर बढ़ते हुए मैं एक बहुत ही शानदार कहानी शेयर करना चाहती हूँ। मिस्र के रोजेटा नामक कस्बे की कहानी। रोसेटा स्टोन की खोज सच में इतिहास की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक है। उत्तरी अफ्रीका के मिस्र देश में एक ऐसा पत्थर मिला जिस पर एक ही लेख 3 अलग-अलग लिपियों में उकेरा गया था। एक यूनानी लिपि थी और 2 मिस्री लिपियां थी। अब विद्वानों के सामने चुनौती थी कि इसे कैसे पढ़ें। तो ये पहली सुलझी कैसे? देखिए, जिन विद्वानों को यूनानी भाषा आती थी उन्होंने देखा कि मिस्री लिपि में राजाओं और रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम के अंदर लिखे गए थे। उस फ्रेम को क्या कहते हैं? उसे कारतूस कहा जाता है। तो उन्होंने क्या किया कि यूनानी भाषा के ज्ञात अक्षरों की आवाज को मिस्री संकेतों के साथ मिलाना शुरू किया। मतलब उन्होंने ध्वनियों का मिलान किया। बिल्कुल। उन्होंने पहचाना कि मिस्री लिपि में जो शेर का चित्र बना था वो एल अक्षर की ध्वनि के लिए था। अच्छा, और चिड़िया का चित्र? चिड़िया का चित्र ए अक्षर की ध्वनि को दर्शाता था। क्या बात है! मतलब चित्रों को देखकर लगता है कि वो किसी वस्तु की बात कर रहे हैं, लेकिन असल में वो एक अक्षर की ध्वनि थे। और एक बार जब उन्होंने ये ध्वनियों का पैटर्न पकड़ लिया तो उन्होंने बाकी सारे मिस्री अभिलेखों को भी आसानी से पढ़ लिया। ये तो सच में किसी जासूसी फिल्म के क्लाइमेक्स जैसा है। इतनी सदियों से खामोश पड़ी एक पूरी सभ्यता की आवाज अचानक वापस लौट आई। यही तो इतिहास का असली जादू है। तो आज की इस पूरी यात्रा को अगर हम समेटें तो हमने बहुत कुछ कवर किया है। हाँ, सुलेमान पहाड़ियों के शुरुआती किसानों से लेकर मगध के शक्तिशाली साम्राज्य तक, और ताड़पत्रों के नाजुक पन्नों से लेकर रोजेटा स्टोन की उस जटिल पहेली तक। ये सब हमें याद दिलाता है कि इतिहास सिर्फ पुरानी तारीखों को रटने का विषय नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये समझने के बारे में है कि आज हम जहां खड़े हैं वहां तक आखिर कैसे पहुंचे। अलग अलग सभ्यताओं, भाषाओं और आम लोगों के संघर्षों की ये एक पूरी जीवित कहानी है। और इस जीवित कहानी को देखते हुए मेरे मन में एक विचार आ रहा है, एक ऐसा विचार जो शायद सीधे तौर पे आज के स्रोत में नहीं लिखा है लेकिन उसी से जुड़ा है। कैसा विचार? देखिए, स्रोतों में हमने देखा कि केवल राजाओं ने अपने अभिलेख कठोर पत्थरों पर लिखवाए जो आज तक बचे हुए हैं, और आम किसानों या शिकारियों की कहानियां आसानी से नष्ट हो जाने वाले पत्तों पर थी या शायद लिखी ही नहीं गई। तो इसे सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि आज से 5000 साल बाद जब भविष्य के पुरातत्वविद हमारे आज के समय की खुदाई करेंगे तो हमारी इस डिजिटल दुनिया का क्या होगा? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। क्या हमारी सारी कहानियां, हमारे सारे रिकॉर्ड किसी टूटे हुए सर्वर या पुरानी हार्ड ड्राइव में हमेशा के लिए खो जाएंगे? मतलब कोई डिजिटल ब्लैक होल? बिल्कुल। या फिर भविष्य के उन जासूसों को हमारे आज के इस इलेक्ट्रॉनिक कचरे को समझने के लिए कोई नया रोजेटा स्टोन मिलेगा? अगर सोचा जाए तो हमारी डिजिटल यादें शायद पत्थरों पर उकेरे गए उन अभिलेखों से भी ज्यादा नाजुक हैं। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। वाकई ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपने खुद के अस्तित्व और समय के साथ हमारे रिश्ते पर दोबारा सोचने को मजबूर कर देता है। तो चलिए इसी गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ इस गहन अध्ययन को हम यहीं समाप्त करते हैं। हमारी इस चर्चा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी जिज्ञासा को इसी तरह बनाए रखिए और अपने आसपास छिपे इतिहास को एक नए नजरिए से देखने की कोशिश करते रहिए।